हेलो, गुड इवनिंग अपूर्वा। आज का टॉपिक है जीपीसीआर। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में दैट मैं नोटबुक से अपनी पढ़ाती हूँ। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो होता है वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन है, ऑड नंबर है, तो एक जो साइड होगी वो इन होगी, एक आउट होगी। मेनली जो सी होती है साइटोसोलिक साइड होती है, वो मोस्टली साइटोसाइड में होती है। ठीक है, और एन जो होती है वो आउटसाइड में होती है। ठीक है, नॉर्मली क्या कहते हैं, लिगेंड बाइंडिंग साइड जो होती है ना, वो नॉर्मली हम लोग यहाँ एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एज ए स्ट्रक्चर मैं समझाती हूँ कि ये है मेम्ब्रेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। ठीक है, ये होता है तुम्हारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो होता है ये हम सोचते हैं कि ये नॉर्मली लिगेंड बाइंडिंग साइट है जो पहले ही होती है। ठीक है, और ये जो होती होगी यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड करते होंगे, यहाँ रिसेप्टर बाइंड करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। लिगेंड बाइंडिंग साइट ये होती है और रिसेप्टर बाइंडिंग साइट ये होती है। सी मतलब 1 2 3 4 5 6 की बात करेंगे तो ये। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है। मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ खुद भी। 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे इस जगह। तो ये होती है तुम्हारी रिसेप्टर बाइंडिंग और ये होती है रिसेप्टर और ये लिगेंड बाइंडिंग। ठीक है, ये याद रखना। इसको सर्पेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 7 होते हैं, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होती हैं। और जो ट्रांस मेम्ब्रेन होती हैं वो अल्फा हेलिक्स होती है। हमेशा याद रखना, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की कैपेबिलिटी जो होता है ना वो अल्फा हेलिक्स होता है। कभी बीटा शीट जो होती है वो मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होती है। बीटा शीट जो होती है वो तुम्हारी पेरीफेरी में पाई जाती है। बीटा शीट जो होती है वो तुम्हारी इंटर बॉन्ड बनाती है, नॉट अ इंट्रा बॉन्ड बनाने का काम अल्फा हेलिक्स करता है। और एक जो हम लोग पढ़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज में होता है ना पाम रीजन और थंब रीजन और लिटिल फिंगर रीजन। तो पाम रीजन में बीटा शीट पाई जाती है। ठीक है, बस 2 ही जगह मोस्टली मतलब याद रखने की जगह पे क्या है कि बीटा जो होती है ना वो कभी भी तुम्हारा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करती है और वो जो कभी इंटरनल नहीं पाई जाती, तो इसीलिए वो इंटर बॉन्ड शो करती है। ठीक है, अब आते हैं हम जीपीसीआर पे। जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर होता है अल्फा हेलिक्स। ठीक है, एंड मोस्टली आउटसाइड होता है, लिगेंड से बाइंड करता है, मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करता है, इसीलिए इसको जी प्रोटीन कहते हैं। वो एंजाइम से मेम्ब्रेन में इंटरेक्ट करती है। ठीक है, अगर लिगेंड नहीं है तो एक्टिवेशन नहीं होगा क्योंकि लिगेंड ही प्रमोट करता है आगे की पूरी रिएक्शन को। ठीक है, कैसे प्रमोट करता है मोटा मोटा हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड बाइंड हुआ, यहाँ पे एक्टिव होगा जीपीसीआर में 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। बीटा गामा जो होते हैं वो अल्फा को इनहिबिट कर रहे होते हैं। जैसे ही लिगेंड बाइंड होता है अल्फा जो होता है वो अलग हो जाता है बीटा गामा से। ठीक है, बीटा गामा अलग हो गए। अल्फा जो होता है वो जाके क्या काम करता है, एक्टिवेट करता है एडेनाइल साइक्लिक को। साइक्लिक एमपी जो होता है ना उसमें मतलब एडेनाइल साइक्लिस को साइक्लिक एमपी को एडेनाइल साइक्लिस में कन्वर्ट करता है। जैसे ही एडेनाइल साइक्लिक कंप्लीट होता है वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज ए को कैसे एक्टिवेट करता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी। जैसे ही ये गामा अलग होता है ये एडेनाइल साइक्लिस होता है। ये एडेनाइल साइक्लिस एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हो गई राइबोस शुगर और ये तुम्हारा हो गया ऐसा। ठीक है, यहाँ से अटैच होता है, यहाँ 3 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी किसको एक्टिवेट करते हैं, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज ए जो होता है साइक्लिक एएमपी एक टेट्रामेरिक कंपाउंड होता है समथिंग ऐसे, जिसमें 4 साइड होते हैं। तो साइक्लिक एएमपी जो होता है प्रोटीन काइनेज ए जो होता है, प्रोटीन काइनेज ए यहाँ मैं दिखाती हूँ। प्रोटीन काइनेज है साइक्लिक एएमपी के R1 R2 C1 C2। तो R1 R2 पे प्रोटीन काइनेज ए बाइंड हो जाता है जाके, इसकी 2 साइड यहाँ 2 साइड, मतलब 4 प्रोटीन काइनेज ए बाइंड होते हैं। तो साइक्लिक एएमपी के R1 R2 जो रेगुलेटरी होते हैं काइनेज, इसकी काइनेज एक्टिविटी को जो रेगुलेट कर रहे होते हैं उनसे बाइंड होकर उनको मतलब नॉन एक्टिव कर देता है और C1 C2 एक्टिव हो जाते हैं, उसकी काइनेज एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और वो फिर अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। ये एक मोटा तुम्हारा जीपीसीआर का फंक्शन है कि जीपीसीआर कैसे रन होती है। ठीक है, अब जब लिगेंड ही नहीं होगा तो ना गामा अलग होगा, मतलब अल्फा अलग होगा बीटा गामा से, ना वो एडेनाइल साइक्लेज बनाएगा। एडेनाइल साइक्लेज ना एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा, ना साइक्लिक एएमपी जो है
सॉरी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा और ना प्रोटीन काइनेज ए जो है साइक्लिक एएमपी की रेगुलेटरी साइड पे बाइंड करके उसको इन्वर्ट करके काइनेज एक्टिविटी को एक्टिव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म होगा तो वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। कुछ इसके हैं जिनसे 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन बोलते हैं, इसे सर्पेटिन रिसेप्टर भी बोलते हैं। लार्ज फैमिली होती है सेल सरफेस रिसेप्टर की, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंस होते हैं यूकेरियोट्स में, हेट्रोट्राइमेरिक होता है क्योंकि अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। होमोट्राइमेरिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि तीनों ही सब यूनिट इसकी अलग अलग है। साइटोसाइलिक साइट जो होती है वो रिसेप्टर लिंक्स होती है, उसका रिसेप्टर खुद एंजाइम की तरह काम नहीं करता है, आरटीके की तरह, ठीक है। और ये जो होती है इसका साइज बड़ा होता है, आरटीके अपने पास कुछ रख नहीं सकता, यही रख सकता है, ठीक है। अल्फा सब यूनिट अल्फा जीडीपी, मतलब अल्फा सब यूनिट की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड की बात करते हैं, जीटीपीएस की एक्टिविटी की बात करते हैं, तो बीटा सब यूनिट की बात करते हैं, गामा सब यूनिट में 3 सब यूनिट होती है, ठीक है। अल्फा सब यूनिट क्या होता है, अल्फा जीडीपी के फॉर्म में रहेगी तब इनएक्टिव रहेगी, जब जीटीपी के फॉर्म में रहेगी तब एक्टिव। और जो बीटा सब यूनिट होती है, बीटा सब यूनिट का अलग फंक्शन होता है। गामा सब यूनिट जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, ठीक है। अब लीगेंड होगा तो अल्फा जो है वो जीटीपी के फॉर्म में एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा, आगे की रिएक्शन को एनहेंस करेगा। जब लीगेंड नहीं होगा तो वो जीडीपी के फॉर्म में होगा और आगे की रिएक्शन को नहीं करेगा। गैप जो होता है ना, ग्वानिन एक्टिवेशन प्रोटीन, ये जो होता है वो जीटीपी को इनएक्टिव करता है, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करता है। ग्वानिन एक्सचेंजिंग फैक्टर जो होता है वो जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब गैप जो है वो जीटीपीएस से फास्फेट हटा देता है एक, तो वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात कर, कोई कहते हैं कि जी प्रोटीन टाइमरिक में एक्टिव रहती है कि मोनोमरिक में, तो हम कहेंगे जब वो मोनोमरिक फॉर्म में रहती है तो वो एक्टिव रहती है, ट्राइमरिक फॉर्म में वो इनएक्टिव रहती है। गैप रेगुलेट करता है जी प्रोटीन को। लीगेंड जो होता है वो ग्वानिन एक्सचेंजिंग फैक्टर का काम करता है, वो ग्वानिन जो जीडीपी होता है उसमें फॉस्फेट बाउंड को ऐड कर देता है और रिएक्शन को इनहेंस करता है और ट्राइमरिक को मोनोमरिक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका कहाँ का, न्यूरॉन्स में, पेप्टाइड हार्मोन्स में, इम्यून सेल्स में और एड्रिनल में, लाइट रिस्पॉन्स में, टेस्ट में, काफ़ी जगह इसका रोल होता है, ठीक है। क्या क्या किसका फंक्शन होता है, जी अल्फा को ही केवल इन्हेंस करेंगे तो जी अल्फा के भी 3 काम होते हैं। जी अल्फा के एस फॉर्म की बात करेंगे, वो स्टिमुलेटर, ऑलवेज एक्टिव, गेन ऑफ फंक्शन, कैंसर कॉज करता है। जी अल्फा आई इनहिबिटरी, लॉस ऑफ फंक्शन, कैंसर काम करता है। जी अल्फा क्यू एक्टिवेटेड ट्रांसड्यूशन, ये लाइट रिएक्शन में इसका हम काम पढ़ेंगे, ठीक है। जी अल्फा एस जो होता है उसका जो की फैक्टर होता है साइक्लिक एएमपी होता है, ठीक है। IP3 डैक पाथवे जो होता है वो जी अल्फा क्यू में चलेगा। जी अल्फा आई जो होता है वो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं। ट्रांसड्यूशन विजन सिस्टम में बात करते हैं, ठीक है। एस जो होता है वो एक्टिवेट करता है एडेनाइलेज साइक्लिक को, जिससे वो एटीपी से साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। क्यू जो होता है वो फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। ट्रांसड्यूशन विजन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, रॉड सेल और कॉन सेल्स में इसका काम होता है। आई का जो काम होता है वो होता है ना कि लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो ये कैंसर काम करेगा, क्योंकि ये जो साइकिल को कंट्रोल करता है कि कितनी ज़रूरी है हमारी बॉडी में डिवीज़न, उससे अगर ये लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ओवर ग्रोथ ऑलवेज भी प्रमोटेड कैंसर। प्राइमरी मैसेंजर की बात करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर जो कि ग्रोथ फैक्टर होते हैं, न्यूरॉन ट्रांसमीटर, ठीक है, जो मतलब फर्स्टली इनहेंस करेंगे उन्हें प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। जैसे कोई बात कर दे कि जो हमारा बोन मैरो और थाइमस जो होता है ना, जहाँ पे टी सेल मैच्योर होता है, ये हमारे प्राइमरी प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और जो लिम्फ सिस्टम हो गए, म्यूकस हो गई, स्प्लीन हो गई, ये सब सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन हो गए, ठीक है, ये सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन होते हैं। ऐसे ही ये सेकेंडरी की बात करते हैं, साइक्लिक एएमपी, IP3 डैक, PIP2, ये सब सेकेंडरी हो गए। IP3 डैक, डाइएथाइलग्लिसरॉल, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंजाइम वर्क कैसे करता है, ठीक है। ये एक बहुत कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा। फॉस्फेटेज जब आएगा तो वो फॉस्फेट को हटाने का काम, काइनेस इसके काम से पता चल रहा है, किसी चीज़ को तीखा बना रहा है तो ये फॉस्फेट ऐड करता है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज, डाई मतलब मर रहा है यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। फॉस्फोहाइड्रेज तो ये एडिशन कर रहा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी ये फॉस्फेट किससे ले रहा है, ATP से फॉस्फेट ले रहा है। अब बात करते हैं ये जो रिएक्शन होती है हमारी ATP से एडेनाइलेज साइक्लेट की प्रेजेंस में साइक्लिक एएमपी, तो जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं इनकी टोटल एनर्जी होती है 7 किलो कैलोरी, -7 किलो कैलोरी, और ये माइनस में होती है तो डेल्टा जी जब माइनस में होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, हमें बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती। इसीलिए जीटीपी रिएक्शंस रन होती है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन रन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब ATP साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होगा। साइक्लिक एएमपी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, जब एडेनाइलेज साइक्लेज की प्रेजेंस में ATP जो है वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएंगे, तो जो 5th वाला होगा ना
ये इसके थर्ड से बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे ये थर्ड से बॉन्ड बनाएगा और ये नाइन्थ वाले से जुड़ता है राइबोस शुगर एडेनिन, तो ये साइक्लिक एएमपी बनता है। ठीक है, ये साइक्लिक एएमपी बनता है जो दो इनऑर्गेनिक, हर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कैलोरी 3.5 होती है, माइनस की तो -3.5 -3.5 टोटल हो गया -7 किलो जूल किलो कैलोरी, जो रिएक्शंस को प्रमोट करती है स्पॉन्टेनियस होने के लिए। इसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी नहीं रिएक्ट करनी पड़ती, यानी जो एडेनाइलेज साइक्लेज है वो किस रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है, वो एंडोथर्मस रिएक्शन, मतलब कि उससे एनर्जी रिलीज हो रही। ठीक है, साइक्लिक एएमपी डिकम्पोज होगा, एएमपी में कैटलाइज होगा फॉस्फोडाइस्टरेज की प्रेजेंस में। ठीक है, अब बात करते आगे कैसे होता है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अल्फा एजीटीपी की प्रेजेंस में एडेनाइलेज साइकिल इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में रिलीज करेगा और दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे फॉस्फोडाइस्टरेज की प्रेजेंस में, जो कि जिससे हमें एनर्जी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वो प्रमोट करेंगे प्रोटीन काइनेज ए को, जिससे साइक्लिक एएमपी के दोनों रेगुलेटरी साइड पे बाइंड कर जाएंगे और जैसे ही रेगुलेटरी साइड पे बाइंड करेंगे प्रोटीन काइनेज ए की साइक्लिक एएमपी, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी मैं गलत बोल रही थी इतनी देर से, प्रोटीन काइनेज ए ही की रेगुलेटरी साइट्स होती हैं और साइटोसोलिक साइट जिसमें साइक्लिक एएमपी बाइंड होता है। मैं पहले बोल रही थी कि साइक्लिक एएमपी की साइट पे प्रोटीन काइनेज, सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं सीआरबी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। सीआरबी के पास जो होती है हिस्टोन एक्टिविटी भी होती है, यानी हिस्टोन एक्टिविटी ये मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है सीआरबी। ठीक है, इसके पास हिस्टोन एक्टिविटी होती है, मतलब इसके पास पॉजिटिव फैक्टर होता है, डीएनए को बाइंड मतलब डीएनए को बाइंड कर सकता है, फोल्डिंग का काम करवाता है। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए के प्रेजेंस में सीआरबी बाइंडिंग प्रोटीन का काम करता है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन होती है, किसी चीज़ के इन्फॉर्मेशन को लिगेंड से लेकर आता है और उसको ट्रांसक्रिप्शन साइट में बाइंड करवा के किसी स्पेसिफिक चीज़ का जब हमें ट्रांसक्रिप्शन करवाना होता है तो हम सीआरबी। अब इससे जुड़े दो चीज़ बहुत आती हैं, कोलेरा टॉक्सिन। ठीक है, कोलेरा टॉक्सिन साइक्लिक एएमपी के रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली प्रमोट कर देता है, जिससे वो कंटिन्यू रिएक्शन हुआ चलती है और हमें कोलेरा हो जाता है। फोर्सकोलिन जो होता है वो डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जो कि एडेनाइलेज साइक्लेज को प्रमोट करेंगे। जब एडेनाइलेज साइक्लेज ऑलवेज प्रमोट रहेगा, कैफीन भी साइक्लिक एएमपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस पर ना जाएगा। कैफीन हो गया, एडेनाइलेज साइक्लेज, ये सब कंटिन्यू प्रमोट करते रहेंगे एडेनाइलेज साइक्लेज को, तो साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन हाई होगी, प्रोटीन काइनेज ए की कंसंट्रेशन हाई होगी और कंटिन्यू जीपीसीआर रन होता रहेगा। ठीक है, ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज बाय प्रोटीन काइनेज ए, हार्ट रेट, बीपी, ये सब बढ़ते हैं प्रोटीन काइनेज ए जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। हार्ट रेट हो गया, प्रोटीन काइनेज मतलब बेस हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, ये सब बढ़ेंगे। ठीक है, जीपीसीआर तभी बंद होती है जब हमें सेल डिवीजन करवाना होता है, क्योंकि जब सेल डिवीजन के लिए हमें एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में चाहिए होती है, तभी इसका एक इनहिबिटरी फैक्टर होता है कि जो इसका सी साइटोसोलिक डोमेन होता है, साइटोसोलिक डोमेन का ऐसे 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 हाँ, साइटोसोलिक डोमेन को बीटा अरेस्टिन बाइंड करता है, तो यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे वो होता है इनएक्टिव रह जाता है। मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, बीटा अरेस्टिन, हाँ बीटा अरेस्टिन ही बाइंड करता है। बीटा अरेस्टिन इसके लिगेंड साइटोसोलिक रीजन को बाइंड कर लेता है, जिसमें तुम्हारा अरेस्टिन आ जाता है और काफ़ी अदर जीएसके आ जाता है, काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे कि ये जो हमारा लिगेंड बाइंडिंग साइट है वो एक्टिव नहीं हो पाता है और ये रिएक्शन प्रमोट नहीं होके मतलब इनहिबिटरी हो जाती है और हमारी एनर्जी जो होती है वो डिवीज़न के लिए स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होता है प्रोटीन, ये एक दूसरी रिएक्शन है IP3 डैग। IP3 डैग में क्या होता है कि जैसे जी अल्फा कन्वर्ट होता है, जी अल्फा क्यू में कन्वर्ट होता है, वो फॉस्फोलाइपेज बीटा को एक्टिवेट कर देता है। फॉस्फोलाइपेज सी जो है, लाइपेज आ गया, ASC आ गया लास्ट में, यानी ये एंजाइम है, वो PIP2 को एक्टिवेट करता है, जिससे दो फैक्टर PIP2 को दो भाग में डिफ्रेंशिएट करता है, IP3 और डैग। IP3 जो होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैल्शियम आयन सेंसिटिव चैनल होते हैं वो उसमें बाइंड होकर उनको एक्टिवेट करता है, जिससे कि कैल्शियम आयन का ट्रांसफर होने लगता है ER टू न्यूक्लियस, 10⁻² से 10⁻7 से 10⁻6 कन्वर्ट हो जाती है साइटोप्लाज्म में, जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन होती है। फिर कैल्शियम आयन जो होता है वो जाके बाइंड करता है तुम्हारे कैल्शियम आयन बाइंड करता है जाके डैग में, और डैग और कैल्शियम आयन जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज सी को। प्रोटीन काइनेज सी हमारा सेल डिवीजन में एम फेज में काम आता है। ठीक है, एम फेज जब आप पढ़ेंगे तब प्रोटीन काइनेज सी का काम आता है उस जगह। जीपीसीआर कई जगह यूज होता है, मोटा मोटा IP3, साइक्लिक एएमपी, कोलेरा टॉक्सिन, पर्ट्यूसिस, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग और विजन पाथवे में। ठीक है, कैल मॉडलिंग की बात करते हैं
जब कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में आते हैं तो वो कैलमॉडलिन कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कैल्शियम कैलमॉडलिन क्या होता है, ये स्मॉल हाईली कंजर्व कैल्शियम आयन बाइंडिंग होती है। इसके एक्टिव साइट पे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट नेगेटिव चार्ज के 2 अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि पॉजिटिव आए कैल्शियम आयन को अट्रैक्ट करते हैं और इसको बाइंड कर देते हैं। ये बिल्कुल ट्रोपोनिन की तरह काम करता है। ट्रोपोनिन मसल्स में पाया जाता है जो कि कैल्शियम आयन को बाइंड करता है, इनविट्री को बाइंड करता है और थ्रियोनिन को, एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा, उसको बाइंड करता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर टारगेट रिसेप्टर होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है, 4 कैल्शियम आयन से बाइंड होता है, एक्टिव साइट होती है, तब कैलोनिन एक्टिव होता है। ठीक है, और ये वेरियस काइंड ऑफ काइनेज और फॉस्फेटेज को एक्टिव करता है। अब हम बात करते हैं, मेन आ रहे हैं कोलेरा टॉक्सिन पे। ठीक है, कोलेरा जो होता है वो सीवियर वाटर डायरिया कॉज करता है, मतलब इसमें इतना ज़्यादा आपका वाटर लूज हो जाता है कि आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, इवन डेथ तक हो जाती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। ठीक है, कोलेरा होता कैसा है, जब हम कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंक मतलब वाटर पी लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया इसके लिए जो होता है वो विब्रियो कोलेरा होता है, ग्राम नेगेटिव है, हम आज तक पढ़ते हैं ग्राम नेगेटिव इज मोर हार्मफुल देन ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि इसकी लाइपोसैकेराइड जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और ये 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी सर्वाइव होता है। इसीलिए जब मतलब जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो थोड़े से टेम्परेचर होने पर उनकी मेम्ब्रेन्स डिग्रेड हो जाती है और डाई ऑफ हो जाते हैं, पर ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बुखार आने पे भी ये हमारे अंदर से नहीं मतलब ख़त्म होते। ठीक है, कॉमा शेप्ड होते हैं और म्यूचुअल हैबिटेट में होते हैं। ठीक है, ब्रैकिश और सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, कोलेरा टॉक्सिन की बात करते हैं तो इसमें कुछ इसके फैक्टर होते हैं जिनके CTX बोलते हैं, CT बोलते हैं। ठीक है, ये एंटेरोटॉक्सिन होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया की आउटर जो मेम्ब्रेन होती है ना, उससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है विब्रियो कोलेरा, उससे हमें डिजीज कॉज करता है। ठीक है, कोलेरा टॉक्सिन प्रेजेंट और इंटीग्रेट फेट। ठीक है, इसमें जो होती है 6 होती है, 5 जो होती है बीटा सब यूनिट होती है, 1 जो होती है इसकी अल्फा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है जाके जीन इनकोडिंग द कोलेरा टॉक्सिन इंट्रोड्यूस इन द विब्रियो कोलेरा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ठीक है, ऑलिगोमेरिक होती है, मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्स होती है, 6 सब यूनिट होती है, 1 अल्फा सब यूनिट थी, 5 बीटा सब यूनिट थी। अल्फा सब यूनिट जो होती है वो नॉर्मली बात है 1 है तो वो खास होगी, इसीलिए वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करती है। सिंगल जो होती है 5 बीटा सब यूनिट होती है वो रिसेप्टर से बाइंड करती है। रिजल्ट ऑफ द कोलेरा मासिव वाटर डायरिया, जी अल्फा इस रेगुलेट गैंग्लियोसाइड लिगेंड कोलेरा टारगेट सेल जो होती है वो इंटेस्टाइन की गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है। क्वेश्चन आ चुका है। GM1 जो होता है वो बाइंडिंग के लिए होता है। ई कोलाई के लिए भी हीट लेबाइल होता है। इंटेरोटॉक्सिन ट्रैवलिंग करता है डायरिया के लिए, कोलेरा टॉक्सिन मतलब GM1 से ई कोलाई भी बाइंड होता है जिससे हमें ब्लडी डिसेंट्री होती है। ठीक है, इंटेरोटॉक्सिन होता है ट्रैवलिंग करवाता है डायरिया को, कोलेरा टॉक्सिन कॉज करता है। इसका क्या काम होता है, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है GM1 मेम्ब्रेन को। ADP राइबोसाइलेशन, इसका मेन काम क्या होता है, ये आर्जिनिन को म्यूटेट कर देता है, जो कि मतलब जी अल्फा एस में जो ATP से ADP में कन्वर्ट होना होता है ना, जिससे वो रिएक्शन स्टॉप होनी होती है, उसमें आर्जिनिन को म्यूटेट कर देता है जिससे वो कभी ATP से ADP में कन्वर्ट नहीं हो पाता और रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करता है। बैक्टीरिया आया, GM1 पे बाइंड हुआ, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस वो अंदर आ गया, ER में मूव किया, ER से कभी भी गोल्गी में जाना होता है तो उसको बोलते हैं एंटेरोगेट, और जब रिवर्स जाना होता है तो उसको बोलते हैं रेट्रोगेट। ठीक है, ER में बाइंड हुआ, साइटोप्लाज्म में A1 गया, GPCR ऑलरेडी एक्टिव थी, अल्फा एडेनाइल साइक्लेस को उसने हाईली एक्टिवेट कर दिया क्योंकि उसने A1 की जो एक्टिविटी थी ना, अल्फा को जी अल्फा GTP को आर्जिनिन को म्यूटेट करके उसको कंटिन्यू एक्टिवेट कर दिया, हाईली एक्टिव हो गई। देखो जी अल्फा के आर्जिनिन ADP को म्यूटेट कर दिया तो ये ADP कभी लगेगा नहीं, कंटिन्यू ATP के फॉर्म में रहेगा, तो वो कभी भी जी अल्फा आई में कन्वर्ट ही नहीं होगा। मतलब जिसने क्या कर लिया, GPCR ने गेन ऑफ फंक्शन कर लिया, जी अल्फा एस ने गेन ऑफ फंक्शन कर लिया और कंटिन्यू डिवीजन होता रहेगा, इसीलिए हमें डिसेंट्री कॉज करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें एक और फैक्टर आता है फॉस्फोलाइपेज C, IP3 डैक, कैल्शियम एंड बाइंडिंग, कैलमॉडलिन। इसमें ये छोटा सा नाइट्रिक ऑक्साइड का, ये कैलमॉडलिन जैसे ही होता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज को एक्टिवेट करता है। इसका काम क्या होता है, ये आर्जिनिन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब आर्जिनिन ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेस की प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रुलिन को एक्टिवेट करते हैं। ये मसल्स में ईजिली डिफ्यूज होता है और ये ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जो कि साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करता है 5 प्राइम GMP को, जिससे प्रोटीन काइनेज G एक्टिवेट होता है। ये मसल्स रिएक्शन करवाती है और डिलीशन ऑफ ब्लड मतलब डाइल्यूशन करवाती है, ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करती है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करके आते हैं हमें कंटिन्यू ऑक्सीजन चाहिए होती है ना हमें मसल्स को, तो जब नैरो होंगे तो वो प्रेशर्स बढ़ेगा तो वो ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करवाती है, जिससे ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, साइक्लिक GMP और PD जो होते हैं, प्रोटीन काइनेज G हो गया, प्रोटीन काइनेज C हो गया, ये सबको इनहिबिट करते हैं, यानी कि एक तरह से रेगुलेटरी होते हैं, ये कैंसर होने से रोकते हैं। यानी PD
PD ऑलवेज बी एक्ट एज अ एंटी ट्यूमरस, ठीक है। एंटी ट्यूमरस की अगर एग्जांपल बात करें तो उसमें हम PD की बात कर सकते हैं। अब हम विजन सिस्टम की बात करते हैं। विजन सिस्टम में 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड। रॉड्स आर वर्क वेरी लो लाइट में, ठीक है, और नाइट के टाइम में जो होते हैं रॉड सेल्स ही एक्टिवेट होती है, इसीलिए हमें बहुत कम दिखता है। थोड़ी देर पहले कंटिन्यू लाइट जाती है तो पहले तो कुछ दिखता नहीं, फिर थोड़ी थोड़ी लाइट में हमें रॉड सेल्स एक्टिव, कोन सेल्स नहीं होती। कोन सेल्स को कलर सिस्टम किस रीजन कहते हैं, क्योंकि रात में आपकी कोन सेल एक्टिव नहीं होती, इसलिए आप कलर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। पर दिन में जो होती है वो हाई लाइट होती है, कोन सेल्स एक्टिव होती है, वो कलर डिफ्रेंशिएट कर सकती है, ठीक है। कोन्स की बात करते हैं, हाई लाइट चाहिए होती है एक्टिवेशन के लिए, कलर्स दिखती हैं, तीन डिफरेंट कलर के कलर्स होते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर्स हमारी बॉडी आग जो होती है वो मेंटेन करती है। रोडोप्सिन इंटीग्रल मेम्ब्रेन होती है। लाइट एब्जॉर्प्शन पिगमेंट होता है, क्रोमोफोर 11 से रेटिनॉल कन्वर्ट करता है ऑप्सिन में। मतलब क्या होता है, ऑप्सिन 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, एक्ट करता है GPCR में, रॉड सेल्स में प्रेजेंस होता है। रोडोप्सिन क्या करता है, लाइट की प्रेजेंस 11 से रेटिनॉल को होता है, 11 ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। ट्रांसड्यूसिन जो होता है वो एक फैक्टर होता है, हेटेरोटाइमेरिक होता है। जैसे ही कन्वर्ट होता है ट्रांसड्यूसिन, इसका अल्फा फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, वो PD को कन्वर्ट कर देता है। PD क्या करता है कि साइक्लिक GMP को 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ही PD साइक्लिक GMP को 5 प्राइम में GMP में कन्वर्ट कर देता है तो जो चैनल होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। GPS मतलब डिफरेंट फॉर्म है, क्लोज हो जाता है चैनल। जैसे ही क्लोज होता है तो अंदर जो कैल्शियम सोडियम आयन होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, पर जब कंटिन्यू और क्या होता है हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है, -70 से -40 हो जाती है, ठीक है, मतलब और ज़्यादा माइनस में चली जाती है। पर कंटिन्यू कैल्शियम आयन चैनल क्लोज है, कहीं का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो एक टाइम क्या आएगा कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लिगेंड नॉट बाइंड एक्टिवेट रिसेप्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन लाइट, ठीक है। रोडोप्सिन ट्रांसड्यूशन हुआ, रोडोप्सिन लाइट प्रेजेंस 11 से इलेक्ट्रॉन से ट्रांसड्यूशन मतलब ट्रांस में कन्वर्ट हुआ, उसने ट्रांसड्यूशन अल्फा बीटा गामा था, अल्फा एक्टिवेट हुआ, उसने PD को एक्टिवेट किया। PD ने क्या किया, साइक्लिक GMP को एक्टिवेट किया, 5 प्राइम GMP से चैनल क्लोज हो गए, तो कहीं कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, और नीचे अंदर का क्या हो गया, क्लोज में ना ही कुछ हुआ तो हाइपर पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, जब लाइट नहीं कंटिन्यू चैनल क्लोज है, मूवमेंट जो सॉल्यूट का मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, तो जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसका वाइस वर्सा उल्टा भी तो होना चाहिए ना। वाइस वर्सा उल्टा क्या होगा कि रोडोप्सिन जो है वो 11 एरेस्टिन आ जाएगा, रोडोप्सिन को फॉस्फोराइलेट कर दिया जाएगा। रोडोप्सिन जैसे ही फॉस्फोराइलेट होगा तो वो उसको एरेस्टिन अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेटेड रोडोप्सिन को एरेस्टिन एक्टिवेट करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, और एरेस्टिन उस पर बाइंड कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, ट्रांसड्यूसिन एक्टिव नहीं होगा, PD एक्टिवेट नहीं होगा, जिससे वो साइक्लिक GMP में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। 5 प्राइम GMP कंसंट्रेशन हाई रहेगी, चैनल जो होता है वो ओपन हो जाएंगे, और वो हाइपर पोलराइजेशन से फिर नॉर्मल पोलराइज्ड हो जाएंगे, मतलब -40 से 70 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। देखो लिखा है ना, साइक्लिक GMP की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी और PD इनएक्टिवेट हो जाएगा, -45 हो जाएगा, -45 से 70 हो जाएगा। सिनेप्टिक ट्रांस में मेनली मतलब ग्लूटामेट पे ही सब चेंजमेंट होता है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, रोडोप्सिन जो होता है, रोडोप्सिन GPCR का एक पार्ट होता है, ठीक है। वैसे आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उसमें क्या होता है, जो रॉड सेल्स होती है उनकी थिनर और थिकनेस के अकॉर्डिंग जो होती है वो बहुत सी न्यूरोजेनाइटल डिजीजेज़ होती हैं, उनको डिटेक्ट किया जाता है। मतलब रॉड सेल्स जो होंगे ज़्यादा थिक हो जाएंगी तब भी न्यूरोजेनाइटल डिजीज़ होती है, और थिन हो जाएंगी तब भी न्यूरोजेनाइटल डिजीज़ होंगी। तो इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो GPCR का रोडोप्सिन होता है उसको बायोमार्कर्स की तरह यूज़ करते हैं। उसकी हेल्प से हमें रोडोप्सिन के जो रॉड सेल्स होती है उसके थिकनेस और थिनर का पता चल जाता है एज अ बायोमार्कर रोडोप्सिन को यूज़ करके, जिससे क्या होता है कि हम उस बीमारी को समय से पहले ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये एक न्यू साइंटिफिक एविडेंस था जिससे कि रॉड सेल्स को रोडोप्सिन को एज अ GPCR यूज़ कर सकते हैं। मोटा रॉड सेल्स की बात करते हैं तो ऑप्सिन जो होता है वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, वो जो होता है वो 11 सिस रेटिनॉल को 11 ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट करता है, और जैसे ही कन्वर्ट होता है लाइट के प्रेजेंस में रोडोप्सिन, वो जो होता है वो ट्रांसड्यूशन की जो अल्फा बीटा गामा होता है ना, बीटा गामा से अल्फा डिफरेंशिएट हो जाता है, वो PD को एक्टिवेट कर देता है। PD जो होता है वो साइक्लिक GMP को 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है साइक्लिक GMP की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो साइक्लिक GMP सेंसिटिव जो चैनल होते हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही चैनल क्लोज होंगे तो कैल्शियम आयन और सोडियम आयन की जो मूवमेंट होती है वो रुक जाएगी, और जो मूवमेंट रुक जाएगी तो कैल्शियम आयन और सोडियम आयन की जो होती है वो अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और बाहर कंसंट्रेशन लो हो जाती है, जिससे कि जो सेल्स होती है वो हमारी हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है। हाइपर पोलराइज हो जाएंगी और नेगेटिव में चली जाएंगी और हमें दिखने लगता है। बस ये छोटा सा को फैक्टर था, इसका मैं जो चार्ट है वो ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है।